नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से भी कहें इसे सब्सक्राइब करने के लिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ जाए। तो आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो इंडियन मिलिट्री ने जो इंडिया से बाहर कुछ ऑपरेशंस किए थे उसके ऊपर आधारित है। इसका नाम है मिशन ओवरसीज। इसे लिखा है सुशांत सिंह जी ने, जो कि खुद इंडियन मिलिट्री में कुछ सालों तक उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद से इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एज जर्नलिस्ट की तरह काम किया था। तो उन्होंने ये जो तीनों ऑपरेशंस हैं, इसमें तीन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। उसमें जो मिलिट्री के जो लोग थे उनसे जो इंटरव्यू लिया था या फिर जो मीडिया में जो जानकारी उपलब्ध है उन सब के आधार पर इस किताब को लिखा है। इसमें जो भी इसमें है, भारतीय मिलिट्री ने उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल उन्होंने ऐसा कुछ प्रेस रिलीज नहीं किया है कि उन्होंने जो जानकारियां इसमें हैं ये जानकारियां वो इंडियन मिलिट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी है। तो ये सारी जानकारी जो है ये सुशांत सिंह जी ने खुद अपने जान पहचान या फिर अपने जो मिलिट्री के जो ऑफिसर थे जो इन ऑपरेशंस में उन्होंने उन्होंने काम किया था, उनके आधार पर उस इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की और ये तीनों ऑपरेशंस के बारे में बताया। इसमें जो जो इसमें जो दो ऑपरेशंस थे वो भारत के ऐसे ऑपरेशंस थे जो यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपिंग फोर्स रखती है कई सारे देशों में, वहाँ पे भारत ने योगदान किया था। और जब एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह वहाँ पर वो मौजूद थे तब उन्हें ये दो ऑपरेशन करने पड़े थे। एक था श्रीलंका में और एक था सिएरा लियोन में। और जो एक ऑपरेशन है जिसके बारे में इसमें जानकारी है वो मालदीव में उन्होंने किया था। क्या थे ये तीन ऑपरेशन, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो ऑपरेशन मालदीव में किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ये वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार को उन्होंने एक एसओएस कॉल किया था कि उनकी सरकार पलटने वाली है। वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो कुछ अलगाववादी ग्रुप हैं उन लोगों ने हमला कर दिया है और वो तख्ता पलट करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने उस समय के जो सरकार थे जो भारत के में राजीव गांधी जी वहाँ उस समय प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी जी को उन्होंने फ़ोन किया था कि आप भारतीय सेना भेजिए मालदीव में और हमारी रक्षा कीजिए। तो ये ऑपरेशन कैक्टस था। इसमें उन्होंने और भी देश को भी उन्होंने फ़ोन किया था, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को भी फ़ोन किया था लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने पूछा कि इसमें शायद लिखा है कि उन्होंने पूछा कि भारत मदद कर रहा है कि नहीं। तो उस समय तक कुछ निश्चित नहीं हुआ था। तो उन्हें लगा कि जिस चीज़ में भारत नहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसमें क्यों पड़े। तो पाकिस्तान ने उस समय मना कर दिया था। ठीक इसी तरह वहाँ के राष्ट्रपति ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी फ़ोन किया था। अमेरिका ने कहा कि वो काफ़ी दूर हैं, जो उनका जो सबसे नज़दीकी जो लड़ाकू जहाज़ है उसे वहाँ पहुँचने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे। तो तब भी तो इसलिए उन्होंने उनसे कम आशा थी। तो सबसे ज़्यादा जो आशा थी वो भारत से ही थी। और काफ़ी सारी जो कूटनीतिक और रणनीतिक विचारों को करने के बाद राजीव गांधी ने कहा कि हम वहाँ पे जाएंगे और उन्होंने इसके लिए आज्ञा दे दी थी। तो ये ऑपरेशन वहाँ पर मालदीव में इंडियन मिलिट्री ने किया था। काफ़ी सारे जो पैरा कमांडोज थे उनको बुलाया गया था और उस ऑपरेशन में उनको शामिल किया गया था। तो हुआ ये था कि वहाँ की जो अलगाववादी थे और कुछ दूसरे गुट जो थे उनको एलटीटी ने उन्हें एक डील दिया था कि तुम मालदीव के राष्ट्रपति को मार दो और फिर तुम वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। और लेकिन
एक दिन, तकरीबन एक दिन लग गए थे भारत को भी प्लानिंग करने में कि वहाँ पर कैसे जाना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी बात ये इस ऑपरेशन की है कि वहाँ के इंटेलिजेंस, कोई मिलिट्री के पास कोई भी एक ऐसी इंटेलिजेंस वहाँ की नहीं थी। मतलब कि क्या जान वो किस तरह की जगह है वो, एक वार के पर्सपेक्टिव से, एक वार जब वहाँ पर एक कोई एक बैटल को वहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से क्या इंटेलिजेंस जो चाहिए होती है एक मिलिट्री को, वैसी कोई जानकारी भारत के पास नहीं थी। क्योंकि उस समय तक मालदीव जो था, अभी भी है, एक एक दोस्त, एक फ्रेंडली कंट्री था, तो इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं की गई थी। तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि काफ़ी साधनों की कमी के बाद, जैसे कि जो पैरा ट्रूपर्स थे, उनको जो वहाँ पर जब लैंड कराने के लिए जितने पैराशूट चाहिए थे, उतनी नहीं थे भारत के पास। फिर कोई भी वहाँ का नक्शा नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट मैप होते हैं, जो कि टूरिस्ट एजेंसी से उन लोगों ने मंगाया था, सिर्फ उसके आधार पर उन्होंने प्लानिंग की थी कि कहाँ पर एयरपोर्ट है, कहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस हो सकता है, और कहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग करके भारतीय सेना ने वहाँ गई थी और उन्होंने राष्ट्रपति को बचाया था। तो काफ़ी रोमांचक ये वर्णन है, सुशांत सिंह जी ने इसमें लिखा है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। जो बाकी के दो हैं वो जब भारत एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह था, तो पहला जो है वो है ऑपरेशन पवन, जो कि श्रीलंका में उसे करना पड़ा था। श्रीलंका में एलटीटी जब काफ़ी सक्रिय था, वहाँ पर एलटीटी की समस्या काफ़ी थी। एलटीटी और श्रीलंका की सरकार के बीच में काफ़ी मतभेद था, बहुत सारे हिंसक भिड़ंत होते थे। तो वहाँ पर भारतीय सेना एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह थी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से थी। तो और वो काफ़ी संवेदनशील थी एलटीटी की तरफ से भी, और वो इस समस्या को सुलझाना चाहती थी। भारत सरकार का उस समय यह स्टैंड था कि पड़ोसी में शांति रहे, पड़ोस में शांति रहे, तो वो उनके लिए भी अच्छा है। तो वो उन दोनों के बीच में, एलटीटी और श्रीलंकन जो सरकार थी, उनके बीच में एक समझौता करना चाहती थी। तो और वो लोग एलटीटी के प्रति काफ़ी संवेदनशील थे, तो इसकी वजह से जो एलटीटी के लोग थे वो भारतीय सेना को काफ़ी एक फ्रेंड की तरह देखते थे, उनके ऊपर ज़्यादा वो अटैक नहीं करते थे। तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी भारतीय सेना। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां पर एक जाफना अकॉर्ड साइन हुआ श्रीलंका की सरकार और एलटीटी के बीच में। और उस अकॉर्ड के अंतर्गत एलटीटी के जो जितने भी जो बंधक थे, उनको रिहा करना था, और उस समय वो सारे बंधक भारतीय सेना के पास थे। तो ये समझौता हुआ था कि उन सारे बंधकों को वापस एलटीटी को दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ नई दिल्ली से कुछ ऐसी आज्ञाएं आई, कुछ ऐसे ऑर्डर आए, जिसके अनुसार उस समय के जो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर थे भारत के, उन्हें ये कहा गया कि आप एलटीटी को उन सारे कैदियों को हैंड ओवर नहीं करेंगे, आप वो श्रीलंका की सरकार को करेंगे, और श्रीलंका की सरकार फिर एलटीटी को हैंड ओवर करेगी। ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई थी, क्योंकि एलटीटी को श्रीलंका की सरकार पर भरोसा नहीं था। और लेकिन ऊपर से जो दबाव आए थे, जो ऑर्डर आए थे, उसके हिसाब से इंडियन मिलिट्री ने वहाँ के जो कैदी थे उनको श्रीलंकन सरकार को दे दिया। अब ये फिर लगा एलटीटी को कि भारतीय सेना ने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो उसके बाद से वो भारतीय सेना के खिलाफ हो गई और उन पर अटैक करने लगी। कई जगह अटैक हुए थे, कई जगह लोगों को बंदी बना लिया गया था, कई भारतीय सेना के जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया गया था। तो एक एक बार एक मेजर ऑपरेशन, कुछ सैनिक कई बार होते थे वो पेट्रोलिंग के लिए जाते थे और वो वापस आते ही नहीं थे। तो एक बार भारतीय सेना ने यह निश्चय किया कि वो अपने खोए हुए सैनिकों को वापस लेके आएंगे, और इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जो कि ऑपरेशन पवन के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ पर भी भारतीय सेना को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्लानिंग करने के लिए उनके पास एक अच्छे तरीके से उनके पास मैप नहीं थी, और एक जाफना यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनको एक ऑपरेशन करना था।
जहाँ के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी उस समय। तो वहाँ के पास ही के एक घर में जो उस समय के कमांडिंग ऑफिसर थे जिनको ये सारी जिम्मेवारी दी गई थी, वो जो और एलटीटी के पास ना स्थानीय लोगों का बहुत ही साथ होता था, बहुत ही सपोर्ट मिलता था। तो वो वहीं उनके घरों में छिपकर ही वो ऑपरेशन कर रहे थे और चारों तरफ से एलटीटी के जो सैनिक थे उनसे वो घिर गए थे। अब स्थिति ये हो गई थी एक समय पर कि वो घरों में सारे सैनिक फंसे हुए थे, भारतीय सैनिक, और सामने की घर से सामने के जो ऑफिस, जो एलटीटी का जो ऑफिस था, जो सेंटर था, वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि दिन भर सैनिक ये देख रहे थे कि लोग आते थे, 2 घंटे 3 घंटे लड़ते थे, फिर वापस चले जाते थे, फिर नए लोग आते थे, फिर वो लड़ते थे और वो चले जाते थे। तो एलटीटी के लिए तो बहुत बड़े फायदे की बात थी कि स्थानीय लोग आ रहे थे और उन्हें लगातार लड़ रहे थे, तो उनके पास लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन भारतीय सेना तो सीमित थी उस समय पर, जिनकी संख्या काफी कम थी। एक ही जो आसरा उनके पास था कि उनके पास फायर पावर काफी थी, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने काफी दिमाग लगाया था, प्लानिंग की थी, स्ट्रेटजी अच्छी बनाई थी, जिसकी वजह से वो उनको हरा पाए। और कई छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे कि जो वहां पर जो काफी घर जो थे वो कई बार उनका ऐसा भी उस समय के प्रेस में ये आता था कि उनके जो स्थानीय लोग थे उनके घरों को लूट लिया गया या इस तरह से किया गया, तो वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना के ऊपर कुछ इस तरह का आरोप लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी, जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो उन घरों के जो लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और सबको कहा कि आप अपने घर में जाइए, एक सैनिक के साथ भेजा, और आप अपनी अलमारी देखिए, जितना कैश, जितनी ज्वेलरी आपके पास है, वो हमारे आने से पहले जितनी थी, हमारे जाने के बाद भी उतनी है कि नहीं, वो सारा उन्होंने उन सब से चेक कराया। सबने ये लिख के दिया, और बाद में कई सालों बाद से एलटीटी के एक जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिन्होंने कहा कि जो भारतीय सेना ने भले ही वो जो एलटीटी और भारतीय सेना के बीच में जो जंग हुई थी काफ़ी सालों तक, उसके बारे में लिखा था, और उन्हें काफ़ी निगेटिव लिखा था भारतीय सेना के बारे में। उसमें एक चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी लगी थी, उस ऑपरेशन पवन के वक्त उन्होंने बताया कि भारतीय सेना इतनी अच्छी थी उस समय कि उन्होंने जो स्थानीय लोग थे उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये थी भारतीय सेना, उन्होंने अपने लोगों को बचाया भी। तो ये था ऑपरेशन पवन। जो तीसरा ऑपरेशन हुआ था वो भी भारतीय सेना ने यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह वो सियरा लियोन में थे तब किया था। सियरा लियोन में भी भारतीय सेना ने, जब उनको वहाँ पर गए थे तो काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे, और उन्होंने लोकल लोगों के साथ काफ़ी अपनी दोस्ती कर ली थी। जो स्थानीय लोग थे जो बीमार पड़ते थे, उनका वो इलाज करा देते थे अपने पैसे से। मिलिट्री का जो हॉस्पिटल था भारतीय मिलिट्री का, तो इस तरह से वो लोग उन्होंने अपनी अच्छी एक पॉजिटिव इमेज वहाँ पर बना ली थी। वहाँ पर भी जो अलगाववादी थे वो काफ़ी चीज़ों में वो अकॉर्ड उस समय काफ़ी साइन होता था, फिर उसके बाद से वो अलग हो जाते थे, तो काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनी हुई थी। तो एक बार उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए, उन्हें लगा कि जो भारतीय सेना है या फिर जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, लोग उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो उनका अपना जो होल्ड है, जो अपनी पकड़ है स्थानीय लोगों पर, वो शायद कम हो जा रही है। तो इस चीज़ को वो दोबारा से साबित करने के लिए उन्होंने कुछ भारतीय सेना और उनके साथ जो दूसरे देश के जो सेना थे, यूनाइटेड किंगडम के 2 लोग थे और भी कुछ देशों के जो 2-3 सैनिक थे, उन सबको एक बंदी बना लिया, और फिर वो अपनी मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बंदी बनाए गए थे वो थे गुरखा रेजिमेंट के लोग। अब हम तो जानते हैं कि गुरखा रेजिमेंट के लोग इतने बहादुर होते हैं कि उनसे जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सब कुछ इतनी, जब वो सो रहे थे और सब कुछ इतनी अचानक तरीके से हो गया कि वो उनको संभलने का नहीं मिला, मौका नहीं मिला, और फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। तो इन बंदियों को छुड़ाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था वो था ऑपरेशन खुखरी। तो इसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि यूनाइटेड नेशन ने मदद करने से मना कर दिया था, और दूसरे देश के जो भी लोग थे वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो, जैसे यूके के जो 2 लोग थे या फिर थे, उनको किसी जान पहचान के द्वारा
एक वहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान था, उससे बातचीत करके यूके ने उन लोगों को छुड़वा लिया था। अब बची हुई थी सिर्फ भारत की सेना। और उस समय जो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष थे कोफी अन्नान, उन्होंने फिर ये भारतीय सेना को कहा कि आप इससे आप देखिए कैसे इसको, आप धीरज रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आपके हॉस्पिटल को छुड़ाए। लेकिन काफ़ी समय निकल गया था। तो जब एक किसमें वर्णन आता है कि कमांडिंग ऑफिसर पूछते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन उनको दिल्ली से परमिशन मिल गई थी छुड़ाने के लिए। और दिल्ली में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपोजिशन के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कराई थी कि हम भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। सभी ने मंजूरी दी थी। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने सोचा कि एक बार वो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं कोफी अन्नान, उनसे भी इसके बारे में चर्चा करें। तो उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से कहा और ये बात कही कि अगर आप छुड़ा लेते हैं तो हमारी वाहवाही होगी, और अगर नहीं छुड़ा पाते हैं तो जो एम्बैरेसमेंट होगा वो सिर्फ आपका होगा, वो यूनाइटेड नेशन का नहीं होगा। तो इतने कम साथ मिलने के बावजूद और कम साधन के बावजूद और उस जगह के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने अपने गुरखा रेजिमेंट के जो सैनिक हैं उनको छुड़ा लिया था। और एक बहुत ही रोमांचक घटना है। इन तीनों ऑपरेशंस में आप ये देखेंगे कि कम साधन और जो ऊपर जो हेड ऑफिस में बैठ के लोग जो ऑर्डर देते हैं वो ग्राउंड रियलिटी को ना समझते हुए भी कई बार ऑर्डर दे देते हैं। और इस चीज़ का खामियाना हमारे जो सैनिक हैं, जो जो वहाँ पे लड़ाई है कर रहे हैं, जो जिनके पास हथियारों की कमी है फिर भी वो अपने जज्बे को कम नहीं होने देते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अपने जज्बे के साथ और अपनी मातृभूमि के प्रेम के साथ वो सारे ऑपरेशन सफल हुए। और भारतीय सेना का नाम काफ़ी एक एक विश्व एक ग्लोबल आर्मी की तरह एक देखा गया। और काफ़ी सराहना की गई। दूसरे देश के भी सैनिकों जो आर्मी थी उन्होंने काफ़ी सराहा इन ऑपरेशंस के बारे में जब मीडिया में अखबार आई। और एक बहुत दिलचस्प बात इसमें ये थी कि राजीव गांधी ने जो पहला ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मालदीव, तो उसको उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज किया था कि एक लोकल पावर की तरह इंडिया को उन्होंने एक इस ऑपरेशन के बाद उसको यूज़ किया और एक लोकल पावर की तरह अपना एक इंडिया की एक इमेज बनाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी रोमांचक आपको जो घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, किस तरह से क्या क्या समस्याएं आई इन आर्मी को इन ऑपरेशंस को करने में, कैसे उन्होंने सुलझाया और कम साधन होते हुए भी इन सबको सफल किया, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को और बताएं कि कैसी लगी आपको किताब, और ये समीक्षा कैसी लगी आप वो भी बताएं और कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक आप अपने आनंदमय जीवन को आनंदमय बनाते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।